एक हमला, फिर उसका जवाब, और देखते ही देखते पूरा का पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मध्य पूर्व कैसे एक भयानक युद्ध के इतने करीब पहुंच गया और ये सब शुरू कहां से हुआ। सुबह के 6 बजे थे। अंधेरा छठी रहा था कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी। उनका एक ही मिशन था, एक ऐसा टारगेट जिसे वो महीनों से ट्रैक कर रहे थे, एक ऐसा निशाना जो पूरे रीजन का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। इंटेलिजेंस मतलब खुफिया जानकारी एकदम सटीक थी। सीआईए और मोसाद को पक्का यकीन था कि ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप तेहरान में एक ही सरकारी बिल्डिंग की छत के नीचे जमा है। ये एक ऐसा मौका था जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। और ये टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं था, ये थे ईरान के सबसे ताकतवर इंसान, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। महीनों की निगरानी के बाद खुफिया एजेंसियों को पूरा भरोसा था कि वो न सिर्फ उस बिल्डिंग में हैं बल्कि अपने सबसे खास सलाहकारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हमला इतना सटीक और विनाशकारी था कि कुछ ही मिनटों में ईरान का लगभग पूरा मिलिट्री और पॉलिटिकल नेतृत्व एक झटके में खत्म हो गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे देश को जड़ से हिला दिया और दशकों पुरानी दुश्मनी को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? ये हमला अचानक नहीं हुआ। ये तो उस बारूद के ढेर में एक चिंगारी थी जो पिछले 40 सालों से सुलग रही थी, दुश्मनी और अविश्वास की आग में। देखिए, 1979 की क्रांति से लेकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बढ़ते विवाद तक ईरान और पश्चिम के रिश्ते हमेशा से ही तनाव भरे रहे हैं। हर घटना ने इस बारूद के ढेर को और बड़ा ही किया है। और फिर साल 2018 में अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया। ये वो पल था जिसने आग में घी डालने का काम किया और डिप्लोमेसी यानी बातचीत के लगभग सारे रास्ते बंद कर दिए। हमले से ठीक पहले का जो साल था, उस वक्त ईरान अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा था। देश के अंदर जबरदस्त आर्थिक संकट था और सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और शायद इसी कमजोरी को उसके दुश्मनों ने हमला करने का सही मौका समझा। लेकिन ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। अपनी लीडरशिप पर हुए हमले का जवाब देने के लिए उसकी जो जवाबी कार्रवाई हुई वो बहुत तेज, बहुत बड़ी और बहुत तबाह करने वाली थी। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इस नाम के तहत ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोनों की जैसे बारिश कर दी। ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान की फौजी ताकत को कम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और हां, निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। सऊदी अरब, यूएई और पूरे इलाके में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। ईरान ये साफ संदेश दे रहा था कि इस लड़ाई में वो अकेला नहीं है और उसके दुश्मन कहीं भी महफूज नहीं हैं। सोचिए जरा, अकेले इजराइल पर 200 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। ये एक ऐसा हमला था जिसने इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की काबिलियत को उसकी आखिरी हद तक टेस्ट कर लिया। तो अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं रह गई थी। ये एक रीजनल वॉर यानी एक क्षेत्रीय युद्ध बन चुकी थी। जॉर्डन जैसे देशों को भी इसमें कूदना पड़ा, जो अपने एयर स्पेस से गुजर रही मिसाइलों को रोक रहे थे ताकि वो अमेरिकी ठिकानों तक न पहुंच पाएं। इस हमले ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि क्या ये हमला अपनी रक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था या फिर ये एक गैर कानूनी हमला था। अब ये बहस इस बुनियादी सवाल पर आकर टिक गई है, क्या ये हमला किसी ऐसे खतरे को रोकने के लिए था जो सिर पर खड़ा था, या फिर ये किसी ऐसे खतरे को रोकने के लिए था जो शायद भविष्य में पैदा हो सकता था। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सवाल सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, इसके असली कानूनी नतीजे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और खुद अमेरिका के अंदर भी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे हमलों को बहुत खतरनाक मानता है, क्योंकि अगर हर देश भविष्य के खतरों का बहाना बनाकर हमले करने लगा तो दुनिया में कभी शांति ही नहीं होगी। वहीं अमेरिका में इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की इजाजत के इतना बड़ा फौजी कदम उठा सकते हैं। युद्ध की इस धुंध के बीच धीरे धीरे इस बढ़ती लड़ाई की असली कीमत सामने आने लगी, इंसानी जानों की कीमत और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कीमत। एक नौसैनिक अड्डे के पास लड़कियों के एक स्कूल पर हुए हमले में 175 लोगों के मारे जाने की खबर आई। ये एक दिल दहला देने वाली याद थी कि कैसे आम लोग अक्सर युद्ध की सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। युद्ध के ऐसे माहौल में सही आंकड़े मिलना लगभग नामुमकिन था। अलग अलग न्यूज़ सोर्स मरने वालों की बहुत अलग अलग संख्या बता रहे थे, जिससे कन्फ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल और भी गहरा हो गया।
इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर महसूस किया गया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। हॉर्मुज़ की खाड़ी, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, वो बंद हो गई। एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का डर हकीकत बनता हुआ दिख रहा था। अपने सबसे बड़े लीडर के मारे जाने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी। तेहरान में एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसने बदला लेने और युद्ध को जारी रखने की कसम खाई। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, एक पूरा का पूरा इलाका आग की लपटों में है। ईरान की लीडरशिप बिखर चुकी है, लेकिन उसकी सेना अब भी लड़ रही है। दुनिया की बड़ी ताकतें हाई अलर्ट पर हैं। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।